दो शब्द हैं जिन्होंने पूरे हरियाणा की व्यवस्था को बदलने का काम किया, एक परिवर्तन लाने का काम किया। ऐसे वो दो शब्द हैं जिन्होंने युवाओं को एक नई उम्मीद दिखाने का काम किया है। हर गांव से कम लगे ज्यादा लगे, लेकिन ऐसा कोई गांव नहीं हरियाणा का जहां से जो हमारे बच्चे नौकरी नहीं लगे हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची के। और ये खाली यहां तक सीमित नहीं है कि उन्हें नौकरी मिल रही है सरकारी। हमारे बच्चे आज हरियाणा में कहीं ना कहीं हम उसमें कामयाब हुए हैं। तो मेरा एक छोटा सा आग्रह यह है कि हरियाणा में भी एक वर्षों पुराना एक मुद्दा चला आ रहा है जो पूरे हरियाणा को प्रभावित करता है, पलवल जिले से लेकर यमुनानगर तक, जिसमें मेरा समाल का हल्का भी आता है। श्री मनमोहन भडाना। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने समय दिया मुझे आज महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण की जो ये वार्ता है इस पर बोलने के लिए। और राज्यपाल जी, महामहिम राज्यपाल जी ने बहुत सारे विषयों पर बात कही। पूरे हरियाणा में क्या क्या भारतीय जनता पार्टी कह रही है, कर रही है, कौन कौन से फैसले लिए हैं पिछले 10 सालों में और आगे क्या करेंगे। तो सभी फैसले, सभी बातें बहुत ही सराहनीय हैं, लेकिन विशेष तौर पर जो मैं समझता हूं, एक बात जो मुझे उनके अभिभाषण में भी समझ में आई और पूरे चुनाव में भी मेरे को समझ में आई और ये पूरा हरियाणा जानता है, ऐसे दो शब्द हैं जिन्होंने पूरे हरियाणा की व्यवस्था को बदलने का काम किया, एक परिवर्तन लाने का काम किया। ऐसे वो दो शब्द हैं जिन्होंने युवाओं को एक नई उम्मीद दिखाने का काम किया है। और ऐसे ही वो दो शब्द हैं जो हम लोग यहां बैठकर सोचते हैं कि भाई तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी क्यों आ गई, और वो दो शब्द हैं बिना खर्ची बिना पर्ची। अध्यक्ष जी, हालांकि अब मैं पहली बार विधायक बना हूं और यहां सदन में आया हूं, लेकिन ताल्लुक रहा है समाज से पुराना। जब मैं फरीदाबाद में भी सक्रिय था और अब समालखा में भी हूं, तो यही बात सुनने को मिलती थी कि भाई जब से हरियाणा बना है हमारे गांव से जो है बच्चे लगे ही नहीं है नौकरी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है पिछले 10 सालों में, हर गांव से कम लगे ज्यादा लगे, लेकिन ऐसा कोई गांव नहीं हरियाणा का जहां से जो हमारे बच्चे नौकरी नहीं लगे हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची के। और ये खाली यहां तक सीमित नहीं है कि उन्हें नौकरी मिल रही है सरकारी। हमारे बच्चे आज हरियाणा में और दूसरी तरफ भी बढ़ रहे हैं, पढ़ाई की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हमारे कोचिंग सेंटर्स आज फुल हैं सभी शहरों में। हमारे बच्चे भाग दौड़ करते हैं, सुबह देखे जाएंगे रोड पर भागते दौड़ते दिखेंगे। जो यहां बात चल रही थी कि भी नशा और डंकी, ठीक है, होंगी ये कहीं ना कहीं कमियां, लेकिन जो ये बिना पर्ची बिना खर्ची का जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, इससे इसमें भी बदलाव लाने का काम हुआ है कि बच्चों का आकर्षण पढ़ाई की तरफ आया है। तो मैं आपका संज्ञान इस तरफ डालना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी पार्टी को और इसके जो सूत्रधार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जिन्होंने शुरुआत की थी और जो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, इनका धन्यवाद करना चाहूंगा और सराहना करता हूं कि इन्होंने ऐसा काम किया कि आज पूरे हरियाणा में अगर कोई राजनीतिक दल राजनीति करना चाहता है तो अपने दिल दिमाग में ये बात स्पष्ट रूप से लिख ले कि उनके घोषणा पत्र कहें या उनका जो अपना चुनावी जो कैंपेन होगा उसमें बिना खर्ची बिना पर्ची सबसे प्रथम आएगा। नहीं तो राजनीति करना संभव नहीं है हरियाणा में आज के बाद। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने जो है सुधारा है और एक हरियाणा प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम किया, एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा एक विषय है जिस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, हमारा देश आज बहुत ही सशक्त हो गया, बहुत ही शक्तिशाली है। हम इस लायक हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो है नेतृत्व में हम ऐसे ऐसे मुद्दों को जो है उनका सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं। चाहे वो रूस की और यूक्रेन की लड़ाई हो,
चाहे वो हमारी अपनी ही जो सीमा विवाद हो, एलओसी हो, मैकमोहन लाइन हो, कहीं ना कहीं हम उसमें कामयाब हुए हैं। तो मेरा एक छोटा सा आग्रह यह है कि हरियाणा में भी एक वर्षों पुराना एक मुद्दा चला आ रहा है जो पूरे हरियाणा को प्रभावित करता है, पलवल जिले से लेके यमुनानगर तक, जिसमें मेरा समाल का हल्का भी आता है। ऐसा कोई जो एक जमीनी विवाद है जो यूपी से लगती हुई सीमा पर हमारे किसानों की कुछ जमीनें आ रही हैं अध्यक्ष जी, और मैं आपको सच बताऊं, वो जब किसान अपने सामने किसी और को उस पर कब्जा करते हुए देखता है, बिजाई करते हुए देखता है और उसके बाद उसकी कटाई भी करता है, तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं जो देखने लायक नहीं होते हैं माननीय अध्यक्ष जी। तो मैं चाहता हूं कि इस विवाद को हमेशा के लिए कोई ऐसा एक इसका जो है प्रावधान किया जाए, एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए कि इसको हमेशा के लिए खत्म किया जाए। जहां जिसकी जमीन है, चाहे हरियाणा की है चाहे यूपी की भी है, यहां सारे हमारे अधिकारी भी बैठे हैं, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब तो शायद नहीं, और भी हैं जो भी सीएस साहब और जितने भी अधिकारी हैं, सभी से मैं ये भी कहना चाहूंगा कोई विचार विमर्श करके, भाई उत्तर प्रदेश में भी हमारी पार्टी की सरकार है, हमारे राज्य में भी सरकार है, तो क्यों ना इस विवाद को हमेशा के लिए सुलझा लिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है जो मेरे को लगता है पूरे हरियाणा प्रदेश को प्रभावित करता है और हम सबको इसके प्रति काम करने की आवश्यकता है। और एक इसके अलावा ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसके अलावा एक मेरा और सुझाव है, सदन के सामने मैं रखना चाहूंगा, माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी भी यहां सामने बैठे हुए हैं। पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है कि मेडिकल कॉलेजेस में नंबर तो कई बार बच्चों के आ जाते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो, लेकिन वो असमर्थ रहते हैं उनकी फीस स्ट्रक्चर को लेकर। इतना भारी भरकम उन पर बोझ डाल दिया जाता है, इधर उधर से वो कोशिश करते हैं कि कहीं से लोन मिल जाए, कुछ हो जाए तो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजना लागू की है, विद्या लक्ष्मी, वो 10 लाख का लोन है। लेकिन इसके अलावा मेरा एक और सुझाव है हमारे हरियाणा के लिए कि हम ऐसा कोई प्रावधान बनाएं, ऐसी कोई एक जो एक अनुबंध बन सकता हो जिसमें जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हमारे स्टूडेंट्स होंगे वहां पर, वो उस कॉलेज में, और हॉस्पिटल ज्यादातर एक साथ ही होते हैं हमारे यहाँ पर, कॉलेज भी हॉस्पिटल भी, तो ऐसा एक अनुबंध हो जाए कि भाई विद्यार्थी वहां पे जब तक पढ़े, जब तक वो एमबीबीएस करे अपना, उसके बाद एक उनका एग्रीमेंट हो कि भाई आप बनने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद आप हमारे हॉस्पिटल में 5 साल आप जो है ना कम फीस स्ट्रक्चर में आपकी सैलरी कम होगी और उसमें आपको जो है काम करना पड़ेगा। जो आपने 5 साल एमबीबीएस किया है, जो उसका फीस नहीं दी है, उसका जो है ना भुगतान यहां पर करना पड़ेगा। तो उनमें कोई प्राइवेट प्लेयर्स ऐसे आ जाएंगे, उससे 2 फायदे होंगे। एक तो हमारे बच्चों को अवसर मिलेगा कि भाई जो टैलेंटेड बच्चे हैं, आज की डेट में टैलेंटेड बच्चे जो है फीस की वजह से नहीं आगे बढ़ पाते हैं। आप देख रहे होंगे सर्जन्स बहुत कम बन रहे हैं हमारे यहाँ पर, क्योंकि जहां जरूरत होती है वहीं आगे बढ़ने की कोशिश करता है बच्चा। वो सोचता है कि भाई मेहनत करना, आज सब चाहते हैं 9 से 5 बजे की ड्यूटी हो, डॉक्टर की, फिजिशियन बन जाए या कोई इस तरह का डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाए या कोई इस तरह से बन जाए। लेकिन आज जरूरत है हमारे देश को, पूरे विश्व को, कि ऐसे ऐसे बढ़िया सर्जन बने हमारे यहाँ पर जो पूरे विश्व में जाकर हमारे देश का, हमारे राज्य का नाम रोशन करे। तो उनको अवसर मिलेगा। दूसरा, वो हॉस्पिटल और जो कॉलेज है वो भी इस बात पे ध्यान देगा कि उनकी बच्चों की शिक्षा अच्छी हो रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जब वहां से पढ़कर आएंगे तो उन्हीं के हॉस्पिटल में डॉक्टर लगेंगे। तो ये मेरा एक सुझाव है, अगर जो इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी।